हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956। हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं। हम तो आपके चैनल पे चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को अंशकालिक कहा जाता है सर, हमको ऑन पेपर अंशकालिक कहा जाता है और काम पूर्णकालिक का। हम भी 8 से 2 विद्यालय जाते हैं, 9 से 3 विद्यालय जाते हैं। अपने विषय के अलावा हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं। उन अध्यापकों के बराबर काम करते हैं। हम भी BLO की ड्यूटी, चुनाव की ड्यूटी, मतगणना, जनगणना, बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण, ये सारे काम करते हैं। लेकिन हमको वहीं दूसरे लोगों को 90,000 80,000 मिलता, मिले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी जब उतना मेहनत करते हैं, हमारी भी क्वालिफिकेशन उतनी है, हमारी भी डिग्री हुई है, हमारी भी भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में, उनकी देखरेख में हमारी भी मेरिट जारी हुआ था, हमने भी फॉर्म भरा। हाँ, और उसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ जब नौकरी हुई तो हमको क्यों 7,000, हमको क्यों 9,000? तो हमको दुख इस बात का है कि आज 7,000 में और 9,000 में आज के डेट में किसका परिवार चलेगा सर? आप बताइए। जब न्यूनतम मानदेय भारत की सरकार ने स्वयं 24,000 तय किया है, और सब सरकार जब कोई तय करती है तो महंगाई का रेट देख के तय करती है। हमको कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ 10 CL, हमको सिर्फ 10 CL मिलता है। महिलाओं को न CCL की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो दूसरे जनपद में शादी हो गई है उनकी ट्रांसफ़र की व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए, कोई गोरखपुर की रहने वाली है, उसकी शादी लखनऊ हो गई है, तो उसको जाके ससुराल रहना चाहिए ना, लेकिन उसका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। अब वो न ससुराल की हो पा रही है, न मायके की हो रही है। अब बताइए समाज में वो कैसे मुँह दिखाएगी? आज 10 वर्षों में भी 7,000 से चला हुआ व्यक्ति आज 9,000 पे पहुँचा। पार नहीं करती तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 7,000 पाने वाले से सरकार, सुप्रीम अपने कर्मचारी, हम भी तो सरकार के कर्मचारी हैं, हम भी उन्हीं के आदेश निर्देश का पालन करते हैं। वो जो आदेश देते हैं, शिक्षक समाज का एक आईना होता है। वो समाज, आप सरकार की जो नीतियां हैं उसको हम धरातल पे लाने का काम करते हैं, समाज के लोगों को बताने का काम करते हैं, देश के बच्चों को नौनिहालों का हम भविष्य बनाने का कार्य करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं वहाँ की क्वालिटी को देख लीजिए और वहाँ की क्वांटिटी को देख लीजिए, और जिस विद्यालय में अनुदेशक नहीं है वहाँ की क्वालिटी क्वांटिटी को देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मालूम चलेगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM, और लाउड स्पीकर 90 FM की श्रृंखला में जिसका नाम है लाउड स्पीकर अरेस्ट, उसमें आज अरेस्ट हुए हैं विक्रम सिंह सर, जो अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाउड स्पीकर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें पहले बताइए अनुदेशक संघ क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। जुलाई 2013 में जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश के ऐसे जूनियर हाई स्कूल में जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे थे, वहाँ 3 प्रकार के अनुदेशक रखे गए, शारीरिक शिक्षा, कला अनुदेशक और कार्यानुभव। और जुलाई 2013 में हम लोग की नियुक्ति होती है बेसिक शिक्षा विभाग में। हम लोग विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, और उस समय देश में 6ठा वेतन आयोग लागू था, जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 7,000 रुपया था, तो इसलिए हम लोग को भी 7,000 रुपया मिलना प्रारंभ हुआ। अच्छा। उसके बाद हम लोग विद्यालय में जाकर बच्चों के नौनिहालों का भविष्य बनाने का कार्य प्रारंभ किए। धीरे धीरे अपनी मांगों को लेकर लड़ाई भी लड़ना प्रारंभ किया हम लोगों ने। और 2016 में माननीय अखिलेश जी ने, चूँकि हम लोग की नियुक्ति जो है भारत सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत हुई थी, और इसमें भारत सरकार भी हम लोग को जो मानदेय मिलता है, इसमें 60% राशि भारत की सरकार देती है और 40% की राशि उत्तर प्रदेश सरकार देती है। और जो प्रस्ताव जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार के पास भेजती है, भारत सरकार उसको पास करती है, उसके बाद हम लोग को पैसा मिलना प्रारंभ होता है। तो 2013 में नियुक्ति होती है हम लोग, उसके बाद हम लोग अपने मांगों को लेकर भी अपनी लड़ाई प्रारंभ करते हैं। चूँकि 7,000 में जीवन यापन करना मुश्किल है, आप जानते हैं महंगाई के दौर में। और 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग के प्रस्ताव 7,000 को बढ़ाकर 15,000 का प्रस्ताव भारत की सरकार के पास भेजा, और उस समय 16 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और भारत की सरकार ने 15,000 के प्रस्ताव को पास ना करके 8470 रुपया पास किया, और हम लोग को 8470 रुपया मिलना प्रारंभ हो गया 2016 से।
उसके बाद 2017 में फिर अखिलेश यादव जी ने 9 मार्च 2017 को ईसी की बैठक होती है। उस समय मुख्य सचिव थे राहुल भटनागर जी, उनकी अध्यक्षता में ईसी की बैठक होती है और उस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग भी रहता है। और उस बैठक में हम लोग का 8,470 रुपये का प्रस्ताव को बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रस्ताव पेश किया जाता है भारत सरकार के पास। और भारत की सरकार पहली बार में तो जो वो प्रस्ताव पूरी तरह पास नहीं होता है, सिर्फ 10% पास होता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार भी बदल जाती है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं और 27 मार्च को ये प्रस्ताव जो है 10% बढ़ के आता है। उसके बाद 6 अप्रैल 2017 को, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, हम लोग 5 कालिदास मार्ग पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करते हैं और सारे अनुदेशक वहाँ पहुँचते हैं। हम लोग के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती है, उनसे वार्ता होती है। उन्होंने कहा क्या प्रस्ताव है, इस पर चर्चा होती है और हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 17,000 का प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको सिर्फ 10% बढ़ाया है और हम लोग चाहते हैं यदि 17,000 गया है तो पूरा 17,000 रुपया पास हो। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जाइए और इसको हम 17,000 पास करवा देंगे। और 2019 तक, यहाँ उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव तक हम उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को नियमित भी कर देंगे। अच्छा। हम लोग के अंदर बड़ी खुशी हुई कि अब हम लोग 17,000 भी पास होगा, नियमित भी होंगे। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और 14 मई, जिस दिन पूरा भारत देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, उस दिन स्पेशल वायुयान से योगी जी ने यहाँ के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिल्ली भेजकर उस 17,000 का प्रस्ताव पास करवाते हैं। और 15 मई 2017 को उसके मिनट्स, पीएबी बोर्ड्स के जो मिनट है, भारत सरकार के द्वारा जारी हो जाते हैं और उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशकों का मानदेय अब 17,000 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी का फोटो लगाकर एक ट्वीट होता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और इनके 17,000 के प्रस्ताव को भारत सरकार ने पास कर दिया। और हम लोग को लगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के हम लोग के अच्छे दिन आ गए, लेकिन अच्छे दिनों का वादा खिलाफी में चला गया और आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 प्राप्त नहीं हुआ है, आज तक नहीं प्राप्त हुआ। यानी वो सारे वादे कागजों में और सोशल मीडिया पे ही रह गए। जी जी। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, वो भी 17,000 नहीं मिलता है। उसके बाद कई सार्वजनिक रैली में, हमें याद है 1 जून 2018 को इटावा की रैली में, 3 जून 2018 को भदोही की रैली में और 23 जुलाई 2018 को हाथरस की रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ उसी मंच पे रह गई, मंच के बाद ये बातें आज तक कभी क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं अभी देख रहे हैं, उनसे क्या आप कहेंगे? सर, लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। जब 2017 में के बाद 17,000 हम लोग को मिलना प्रारंभ नहीं हुआ, हम लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा और इसी संघर्ष के दौरान हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब कोर्ट के इधर भी मुँह किया जाए और हम लोगों ने इलाहाबाद, लखनऊ दोनों हाई कोर्ट में केस किया। और इलाहाबाद, हमें याद है 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान किया जाए। और उसी के बाद 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सेम आदेश दिया कि इनका 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से भुगतान किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादे को पूरा न करके वादा खिलाफी करती गई। और देखिए, जो 7,000 पाने वाले के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कितना शोषण करती है, और जो 7,000 पाने वाला है उससे लड़ने के लिए प्राइवेट वकील एलपी मिश्रा जी जैसे प्राइवेट वकील करती है और सरकार डबल बेंच में चली जाती है। लेकिन हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और हम जिस प्रकार से सिंगल बेंच जीते, 2 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद, लखनऊ डबल बेंच ने भी आदेश दिया कि इनका 17,000 रुपया हुआ है और इनको 17,000 रुपया का भुगतान किया जाए। डबल बेंच के आदेश के बाद भी सरकार चूँकि वादा खिलाफी पे वादा खिलाफी करती चली गई और 29 मार्च 2017 को सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई
अब बताइए, जो व्यक्ति 7,000 पा रहा है उससे लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। और एक गनीमत देखिए, विडंबना देखिए, भारत की सरकार, चूंकि भारत सरकार ने 17,000 पास किया तो भारत सरकार हम अनुदेशकों के पक्ष में खड़ी है। भारत सरकार ने एफिडेविट लगाया सिंगल बेंच इलाहाबाद लखनऊ में, डबल बेंच में, कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की राशि 17,000 की 60% राशि, जो 10,220 रुपये 200 रुपया है, हम लगातार इनको दे रहे हैं, 17 से लगातार दे रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की 29 मार्च को, उसमें भारत सरकार को भी पार्टी बना ली है। मतलब देखिए कितनी विडंबना है। डबल इंजन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार आपस में ही लड़ने का काम कर रही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भारत की सरकार को पार्टी नहीं बनाती। अभी आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे सर कि 2024 लोकसभा का चुनाव है और भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है 2020 में। हम तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 2020 में जब हमारी नियुक्ति हुई है तो हमारे जो विषय है वो विद्यालय में मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में जब 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई, हमारे सभी विषय, चाहे वो शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य हो, चाहे कला हो, चाहे कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण उद्यान हो, इस सभी विषयों को मुख्य विषय के रूप में माना गया। और मोदी जी को हम इसका क्रेडिट देना चाहेंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति में और इस पर लिखा है कि इनको अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। मतलब हमको अस्थायी करने की बात उस नई शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के आदेश का अभी तक पालन नहीं कर पाई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी पिछले चुनाव में मात्र 2,000 रुपया भरा है। अब बताइए, 2013 से हम लोग का सफर शुरू हुआ और आज 10 वर्षों में भी 7,000 से चला हुआ व्यक्ति आज 9,000 पे पहुंचा। अभी आप कितने निदेशक शिक्षक के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? 27,000 पूरे उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में 41,307 अनुदेशक की जुलाई में भर्ती हुई थी। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति, सरकार की शोषण की नीति से आज हमारी संख्या घटकर 27,000 हो गई है। क्योंकि हमारे पास कई बाध्यता है। जब हमारे विद्यालय में 100 से कम 99 बच्चे हो जाते हैं, 98 बच्चे हो जाते हैं, हमारे अनुदेशक को वहाँ से निकाल बाहर किया जाता है। हमको मतलब जिम्मेदार मान लिया जाता है, जबकि वहाँ पे और भी सहायक अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, उनको जिम्मेदार नहीं माना जाता है। 100 से कम बच्चे होने की समस्या पे हमको जिम्मेदार बनाकर हमारे सर पे कलम करके हमको वहाँ से विद्यालय से निकाल दिया जाता है। बताइए, ऐसा काम हो रहा है सर। और इसकी शुरुआत अनुदेशक शिक्षक की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ। उस समय कितना आप लोग को मानदेय मिलता? उस समय 7,000 रुपया हम लोग को मिलता था। चूंकि उस समय देश में 6ठा वेतन आयोग लागू था, जिसका न्यूनतम मानदेय वेतन 7,000 रुपया था, इसलिए हम लोग को 7,000 रुपया मिलना प्रारंभ हुआ। अच्छा, तो अब तक आपने कैसे कैसे संघर्ष? फिर बीच में सर, चूंकि बाद में 2016 में इस देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। अच्छा। जिसका न्यूनतम मानदेय वेतन 18,000 रुपया था, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग को नहीं दे रही है। जबकि 28 अगस्त 2017 को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 24,000 न्यूनतम मानदेय की घोषणा की, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नहीं दे रही है। मतलब सरकार स्वयं नियम बनाती है, लेकिन हम लोग के मामले में स्वयं उस नियम का पालन नहीं करती है। और देखिए विडंबना, देखिए 2019 में हम लोग को जो 8,470 मानदेय मिल रहा था, और जब हम लोगों ने कोर्ट में अपील किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे मानदेय को घटा के 7,000 रुपया कर दिया। मतलब विश्व के इतिहास में ऐसी पहली घटना होगी कि जब किसी के मानदेय को घटा दिया गया। और सर सुनने में आया था रिकवरी भी। अब बताइए, 9 महीने का 1470 गुने 9 13,230 रुपया की रिकवरी भी हुई। हम तो विश्व में अभी तक 7 आश्चर्य की बात सुनते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वां आश्चर्य कर दिया। किसी का मानदेय को बढ़ाकर घटा दिया और रिकवरी भी कर लिया गया। आप बताइए, आपने कभी सुना कि विश्व के इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई किसी का मानदेय घटा दिया गया और रिकवरी भी कर लिया गया? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में रिकवरी भी की जाती है, वेतन घटा भी दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में हो रहा है। शोषण की पराकाष्ठा को उत्तर प्रदेश सरकार पार कर चुकी है। पार नहीं करती तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में
7,000 पाने वाले से सरकार सुप्रीम अपने कर्मचारी, हम भी तो सरकार के कर्मचारी हैं, हम भी उन्हीं के आदेश निर्देश का पालन करते हैं। वो जो आदेश देते हैं, शिक्षक समाज का एक आईना होता है। वो समाज, आप सरकार की जो नीतियां हैं उसको हम धरातल पे लाने का काम करते हैं, समाज के लोगों को बताने का काम करते हैं, देश के बच्चों को नौनिहालों का हम भविष्य बनाने का कार्य करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं वहाँ की क्वालिटी को देख लीजिए और वहाँ की क्वांटिटी को देख लीजिए, और जिस विद्यालय में अनुदेशक नहीं है वहाँ की क्वालिटी क्वांटिटी को देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मालूम चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतना होने के बाद भी हम लोग की सूद नहीं ले रही है और हम लोग के साथ शोषण कर रही है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों की लड़ाई चल रही है उसकी क्या स्थिति है इस समय देखा जाए तो? अभी तो सरकार की SLP स्वीकार नहीं हुई है। हाँ। सरकार की SLP में डिफेक्टिव लगी हुई है, और चूंकि हम लोगों ने भी बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, 5 अप्रैल हम लोग को ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और 1 मई हम लोग की एक सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है, और जिसमें सरकार को 1 मई को नोटिस जारी हुआ था कि आप इनको, हमको अंशकालिक कहा जाता है सर, हमको ऑन पेपर अंशकालिक कहा जाता है और काम पूर्णकालिक का। हम भी 8 से 2 विद्यालय जाते हैं, 9 से 3 विद्यालय जाते हैं। अपने विषय के अलावा हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं। उन अध्यापकों के बराबर काम करते हैं। हम भी BLO की ड्यूटी, चुनाव की ड्यूटी, मतगणना, जनगणना, बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण, ये सारे काम करते हैं। लेकिन हमको वहीं दूसरे लोगों को 90,000 80,000 मिलता, मिले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी जब उतना मेहनत करते हैं, हमारी भी क्वालिफिकेशन उतनी है, हमारी भी डिग्री हुई है, हमारी भी भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में, उनकी देखरेख में हमारी भी मेरिट जारी हुआ था, हमने भी फॉर्म भरा। हाँ, और उसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ जब नौकरी हुई तो हमको क्यों 7,000, हमको क्यों 9,000? तो हमको दुख इस बात का है कि आज 7,000 में और 9,000 में आज के डेट में किसका परिवार चलेगा सर, आप बताइए। जब न्यूनतम मानदेय भारत की सरकार ने स्वयं 24,000 तय किया है, और सब सरकार जब कोई तय करती है तो महंगाई का रेट देख के तय करती है। हमको कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ 10 CL, हमको सिर्फ 10 CL मिलता है। महिलाओं को CCL की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो दूसरे जनपद में शादी हो गई है उनकी ट्रांसफ़र की व्यवस्था नहीं है। अब आप बताइए, कोई गोरखपुर की रहने वाली है, उसकी शादी लखनऊ हो गई है तो उसको जाके ससुराल रहना चाहिए ना, लेकिन उसका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है। अब वो न ससुराल की हो पा रही है, न मायके की हो रही है। अब बताइए समाज में वो कैसे मुँह दिखाएगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार शोषण की पराकाष्ठा को अनुदेशकों के मामले में पार कर चुकी है, और हम लोगों की कोई सूद सरकार नहीं ले रही है सर। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने आप लोगों के लिए क्या प्रावधान किया है अगर देखा जाए तो? सर 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति जारी हुआ, पहले हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे सभी विषय को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण हो, इसको मुख्य विषय के रूप में भारत सरकार ने माना। और भारत सरकार ने कहा इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए, मतलब हमको नियमित करने की बात भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में की है। लेकिन अभी तक इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग को कोई सुध नहीं ले रही है, हम लोग की कोई चिंता नहीं कर रही है, हमको अपना कर्मचारी नहीं मान रही है, हमारे साथ एकदम बुरा व्यवहार कर रही है सर। उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें क्या, आप लोग क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत कोई नहीं है सर, सिर्फ नियत की दिक्कत है। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार जिस दिन बड़ा दिल दिखा ले, क्योंकि उसमें लिखा है संविदा की व्यवस्था समाप्त होनी है। नई शिक्षा नीति 2020 में संविदा की व्यवस्था को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ बड़ा दिल दिखा ले, अपनी नीयत को सही कर ले। आज 2 मिनट में जितनी भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या है 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और एक ठोस निर्णय लेकर, चूँकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं। हम तो आपके चैनल पर चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं वहाँ का सर्वे कराएं और देखिए वहाँ क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधी हुई है अनुदेशकों के मामले में। सर जो आपसे अनुदेशक शिक्षक जुड़े हुए हैं और उनका ये उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा,
आपको क्या लगता है उनको कब तक न्याय मिलेगा, जो भी आपसे? न्याय मिलेगा सर, क्योंकि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। और अब तो अंतिम लड़ाई इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने सिंगल बेंच लखनऊ जीता, सिंगल बेंच इलाहाबाद जीता, डबल बेंच लखनऊ जीता, डबल बेंच इलाहाबाद जीता, और कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, तभी न्याय व्यवस्था का महत्व है, तभी जीता। क्योंकि हमें याद है कि कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इनका 17,000 कभी पास ही नहीं हुआ, जबकि इन्होंने स्वयं पास किया। उसके बाद भी कहते थे, इनके एक मंत्री थे माननीय सतीश द्विवेदी जी, ये मेज पीट कर कहते थे कि इनका कभी 17,000 पास ही नहीं हुआ, यदि पास हुआ तो ये प्रूफ दिखा दे। लेकिन उस चीज़ को जो इन्होंने नकारने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकारने का काम किया, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री दीक्षित ने नकारने का काम किया, उस चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि नहीं, इनका 17,000 पास हुआ है और इनका 17,000 मिलना चाहिए। उस चीज़ को, इसीलिए हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। और अब तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है, और हमें इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के वास्तव में अच्छे दिन आएंगे और उत्तर प्रदेश जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग के पक्ष में निर्णय देगी। और सारा जब 2017 से लेकर पूरा आज तक और लगातार हम लोग को 17,000 रुपया मिलेगा सर। अच्छा, प्रधानमंत्री गोरखपुर में आए हैं और आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? उनसे एक निवेदन भी करेंगे। हमें याद है 27 जनवरी 2019 को मैं माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाकर अपनी अर्जी दिया था, अनुदेशकों की पीड़ा को बताया था। अभी 12 जनवरी 2023 में मैं फिर पीएमओ कार्यालय गया और अनुदेशकों की पीड़ा को बताया। फिर हमारे एक किसान नेता है डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी और एक चैनल के आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, ये लगातार अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार पत्र लिख रहे हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनसे लगातार गुहार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक हम लोग के मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है और लगातार हम लोग के साथ हम लोग का शोषण कर रही है। और 7,000 पाने वालों से उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रही है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, चूंकि 2024 आपका लोकसभा का चुनाव है, आप इस मामले को देखें, आप इसमें पहल करें, और आप यदि वास्तव में पहल कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या छूमंतर हो जाएगी और इनके भी वास्तव में अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बात हमारे प्लेटफॉर्म से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाउड स्पीकर 19 FM की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि 27,000 अनुदेशकों की पीड़ा को आपने समाज के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखने का कार्य किया है। इसके लिए पूरी टीम को तहे दिल से 27,000 अनुदेशक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह सर, जो अनुदेशक परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, आशा करते हैं कि आप इनकी पीड़ा को समझे होंगे और उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिलेगी। ऐसे ही किसी और शख्स से हम मुलाकात करेंगे अगले लाउड स्पीकर एपिसोड में। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।